बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ जहां खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। नंबर एक ये है कि सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के लिए खैबर पख्तूनख्वा उसमें पुलिस का कुछ छापा वापा रिपोर्ट हुआ पहले रात के वक्त, और खुर्रम दिशान साहब जो हाल ही में सेनेटर बने हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया जिससे काफ़ी थरथली मच गई थी। फौरी तौर पर लोग पहुंचे, जाकर उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अमनो अमान है। फिर बाद में पता चला कि पुलिस आई ज़रूर थी और उनके पास कुछ वारंट्स थे, और वो जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी। और फिर बाद में एक और खबर आई कि जनाब सुहेल अफरीदी वो ये वाला नहीं, कोई और सुहेल अफरीदी है। लेकिन ये जो भी है ना, ये सिलसिला शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर पुलिस के अटैक का, जब गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। उससे पहले कभी किसी की जरूरत नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में या सिंध हाउस में चला जाता था तो इस्लामाबाद की पुलिस वहां पे अंदर दाखिल नहीं होती थी, पंजाब पुलिस दाखिल नहीं होती थी। वो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, वो अपना बंदोबस्त करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो उसूल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अगर गंडापुर साहब उस दिन बाहर निकलकर आईजी के सामने खड़े हो जाते और उसको दलेरी के साथ कहते कि आप पकड़ मुझे, तो शायद ये कभी सिलसिला शुरू ना होता। लेकिन जिस तरह वो छुपे रहे, उसके बाद वो पहाड़ क्रॉस करते रहे, उसके बाद ये वतीरा ही बन गया। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी का तर्ज अमल डिफरेंट होगा। अगर वो कहीं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होता और वहां पे पुलिस उसके लिए जाती तो शायद उसका तर्ज अमल वो ना होता जो गंडापुर का था। लेकिन ये तो वक्त आने में पता चलेगा। अभी फिलहाल ये खबर आई और उसके बाद काफी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आने से पता चला कि नहीं, मामला ऐसे नहीं है। नाज़रीन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो 27वीं आईनी तरमीम ही है। देखिए, दो चीजें हैं। ये नवंबर का महीना, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 3 साल की होगी या 5 साल की होगी, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। चीजों को लंबा किया जा रहा है, और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के हेड बनने की ख्वाहिश है आर्मी चीफ की, जिसके लिए उन्हें एक नया ओहदा सीडीएस का दिया जाएगा। और पसे पर्दा क्या चल रहा है इसमें कोई बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर खबर नहीं देता। लेकिन जब भी कोई काम करती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में खासतौर पर गुज़िश्ता 4 सालों से, तो वो अपने आप को और अवाम को और लोगों को और हुकूमत को और अपने सारे साथियों को ये धोखा देते हैं कि बस ये आखिरी काम है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्हें हमेशा से जीतने की आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कायदे आजम के साथ लड़ाई की, ये जीत गए। इनका दाव लग गया, कायदे आजम बहुत बुजुर्ग थे, सोशल मीडिया नहीं था, हालात वैसे नहीं थे। फातिमा जिन्ना से इन्होंने लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। लियाकत अली खान से जीत गए, शेख मुजीब से ये लोग तो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान हार गया, 2 टुकड़े हो गया। जुल्फिकार दी भुट्टो से ये जीत गए, बेनजीर भुट्टो से ये जीत गए, बार बार नवाज शरीफ से जीतते रहे। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं, और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि पीडीएम की सरकार बना लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहां मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हजार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजरे आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते रहे कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। एक बार राय बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया, धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा। लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज इन्होंने जो की, जबरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए, और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, अवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली
एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप अवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जर्नैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच जमीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की और एटम बम बनने के बाद कोई हमारी जमीन फतह करने तो आएगा नहीं, कोई पागल ही होगा जो आएगा पाकिस्तान में, जनाब फलाना इलाका मैंने फतह करना है, हमारे पास भी अब एटम बम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कोई फतूहात नहीं है, कश्मीर हमारा वैसे ही मकबूजा है, भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है लगातार, इसके बावजूद कुर्सी से जो चिपक जाता है वो उतरता ही नहीं है। आप जितने जर्नैल देख लें, कोई एक मुझे आप बताएं जो आराम से छोड़कर गया हो। हर एक का दिल करता है, चाहे वो राहील शरीफ था, चाहे वो जनरल बाजवा था, चाहे अभी ये आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये भी नहीं जाना चाहते, इससे पहले भी कोई नहीं जाना चाहता था। ये आखिरी महीना, फेयरवेल का महीना है, कहीं जा ही नहीं रहे फील्ड मार्शल, उन्हें पता है उन्होंने यहां पे रहना है अभी और ये नौकरी उन्होंने लंबी करनी है, तो जनाब कोई भी छोड़ना नहीं चाहता होते को। अच्छा नाज़रीन, बिल्कुल एकदम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं सूडान में, कि सूडान में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसके लिए आप ना पहले सूडान का मैप देखें। ये रेड सी के एक तरफ सूडान है। अगर आप सूडान का मैप निकाल के देखें तो आपको ये पता चलेगा पहली चीज कि ये अफ्रीका में है। अच्छा, इससे ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो वहां पे मिस्र है, और अगर आप नीचे की तरफ आए तो सोमालिया है, दीगर बहुत सारे ममालिक हैं यहाँ पे, नाइजीरिया है, यहाँ पे साउथ सूडान है, युगांडा है, कीनिया है, तंजानिया है और लीबिया है ऊपर की तरफ, उसके भी कोई बॉर्डर लगता है सूडान के साथ। तो सूडान को रेड सी लगता है। अगर आप मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा से समंदर की तरफ जाएं, सऊदी अरब से मदीना मुनव्वरा से भी या मक्का मुकरमा से आप समंदर की जानिब जब ट्रेवल करते हैं तो सामने वाला एरिया जो है वो मिस्र का और सूडान का आता है। ये एरिया सामने है और यहां पे जो समंदर की पट्टी है वो बहुत बारीक हो जाती है, यानी यहां पे रवायती कश्तियों के ऊपर भी लोग एक दौर में बड़ी कश्तियों के ऊपर इसको समंदर को क्रॉस करते रहे हैं। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, यानी जितना ओमान से पाकिस्तान का फासला है सामने दिखाई भी देता है, ये उससे बहुत कम फासला, उससे कई गुना कम फासला। तो एक तो आपने इसकी लोकेशन देख ली कि अफ्रीकी मुल्क है और अरब ममालिक के बिल्कुल ये करीब है सूडान। अब सूडान के अंदर जो है ना कुछ खूबियां हैं जो उसको बहुत अहम बना देती है। नंबर 1, इसमें से दरियाए नील गुजरता है और नील के किनारों के ऊपर बेशुमार मादनियात के जखायर हैं। ये बात आप अपने जहन में पहले बिठा लें। और दूसरी बात यह है कि यहां पे रेगिस्तान भी है इस मुल्क में, यहां पे बहुत बड़ी और जबरदस्त सरसब्ज चरागाहें भी हैं और इसका मौसम भी अरब ममालिक से ज्यादा बेहतर है। यहां बहुत कीमती जानवर भी हैं, यानी यहां की गायें हैं वो जो आप देखते हैं कभी वीडियोस के अंदर के बहुत लंबे लंबे सींग ऐसे चांद की तरह बने होते हैं, बहुत बड़े सींग वाली जो गायें होती हैं सफेद रंग की या दूसरे रंगों की, वो ये इस मुल्क की है। एक्चुअली वो यहां सूडान में पाई जाती हैं। यहां के अपने मवेशी, यहां के अपने जानवर, घोड़े, वो यहां के बड़े मकबूल हैं। तो यहां बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों के जरिए से उनका माश है, लेकिन खेती बाड़ी बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर होती है। बड़ी जरखेज जमीन है। जो खित्ता अरब है वो जमीन इतनी जरखेज नहीं है, वहां पर इतनी हरियाली नहीं है, लेकिन यहां हरियाली बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें हैं यहां पे, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहां पे, और दरियाए नील इसके बीच में से गुजरता है, तो बेशुमार यहां पे अजनास होती हैं। यानी 60% इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकी जो ज़रई अजनास हैं उनसे मुंसलिक हैं। तो
वसाइल इसके पास बहुत है। और ये पूरा जो अफ्रीका है ये एक्चुअली तो सोने से लदा हुआ पूरा बरे आजम है अफ्रीका। इसके अंदर जो सूडान है वो तीसरा बड़ा हब है सोने का। यहां इतना सोना है कि 2017 के एक साल में यहां से 107.3 टन से ज्यादा सोना निकला था। 107.3 टन से ज्यादा सोना। एक टन में 1000 केजी होता है, 10 टन में 10,000 केजी होते हैं। और अगर आप 100 टन की बात करें तो उसके अंदर फिर आप अंदाजा करें कि कितना होता है, 1,00,000 केजी। तो जनाब ये जो है यहां से सोना निकला 160 टन सिर्फ 2017 में। पिछले साल 2024 में यहां से जो सोना निकला था वो 64 टन सोना यहां से 2024 में निकला था। अब इसकी मालियत कितनी होती है? देखिए, पिछले साल जो निकला वो $7 अरब से जायद का था। पिछले साल जो सोना निकला था। सोना सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। ये जो कत्लेआम सूडान में हो रहा है ये उन्हीं एरियाज में हो रहा है जहां पे मादनियात ज्यादा हैं। पाकिस्तान का मॉडल आपको पता है ना, ऑपरेशन वहीं पे होते हैं, हालात वहीं खराब होते हैं जहां पे मादनियात होती हैं। इसी तरह जहां पे वसाइल होते हैं वहीं पे मामलात खराब हो जाते हैं। ये पुराना कानून है दुनिया का। तो अब सूडान के अंदर जिन इलाकों में सोने के बड़े बड़े जखायर हैं उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो शोरिश है और एक लड़ाई चल रही है और सोना बड़े पैमाने पे सूडान से बाहर निकलकर स्मगल भी हो रहा है। यानी अगर सूडान की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप 7 से 10 अरब डॉलर का सोना बड़े आराम से हर साल आप सूडान में से निकाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। और सूडान के अंदर सिर्फ मैं सोने की बात बता रहा हूं। अभी ज़रई अजनास की बात मैंने आपको नहीं बताई। अभी मैंने उनकी दूसरी अजनास की बात आपको मैंने नहीं बताई। जो दूसरी तीसरी मादनियात है उनकी बात मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ सोने की बात बता रहा हूं। उनके जो दीगर मादनी ज़खायर हैं पेट्रोलियम के या दीगर, उनके बारे में भी मैंने कुछ आपको नहीं बताया, क्योंकि गरीब मुल्क है तो बहुत सारी चीजें भी एक्सप्लोर होना बाकी है। लेकिन सूडान के अंदर बेशुमार मादनियात हैं जिनमें सोना तीसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। अब वहां पे हुआ क्या कि कुछ अरब ममालिक ने, जिनमें यूएई भी शामिल है, इन्होंने वहां पे एक तंजीम को सपोर्ट किया। और ये एक मुसल्लह तंजीम थी। बहुत सारे इलाकों से जो है वो इकट्ठे हुए मुसल्लह अफराद, और ये इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं सूडान में। और ये वहां पे हुकूमत और उनकी फौज से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जिन इलाकों में ये कंट्रोल करते हैं उन इलाकों के अंदर मादनियात बहुत ज्यादा हैं। अब एक जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक इमरजेंसी के अंदर एक सेशन बुलाया है अल फशीर के इलाके में जो एक किलिंग हुई है उसके मामले पे। अब इसके बारे में कुछ हमारे पास यहां पे सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, मैं आज देख रहा था, और उसमें दिखा रहे हैं कि जगह जगह खून के धब्बे हैं, जगह जगह पे खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं। बेशुमार इंसानों का वहां पे कत्ल किया गया। आप अगर बहुत मोहतात भी हो तो जो सबसे कम तादाद बताने वाले लोग हैं वो भी हजारों में 25,000 तक बताते हैं कि इतने लोग मारे गए। और यहां पे एक रिपोर्ट है, ये क्लैश मीडिया की रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। उसमें दावा किया गया है सूडान मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से। वहां पे 2 तंजीमें जो लड़ रही हैं, एक RSF है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वो तंजीमें हैं जो मिलके हथियार लेकर यहां पे आ गए हैं, मुसल्ला लोग जो अब लड़ रहे हैं यहां पे, और इनके जरिए से वहां से माल निकल रहा है और इनको सपोर्ट है गल्फ कंट्रीज की।